सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग 88। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 कोयला एवं पेट्रोलियम क्लास 8 साइंस के अभ्यास प्रश्न, जिनका कि यहाँ संपूर्ण हल मिलेगा आपको और कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। एक एक क्वेश्चन का आंसर को अच्छी तरह डिस्क्राइब किया जाएगा और समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आप आसानी से प्रश्न को याद रख सकें और उनके आंसर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 3 कोयला एवं पेट्रोलियम। प्रश्न 1, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में किया जाता है उपयोग, और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा भी कहा जाता है कि आप सीएनजी एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करें, पेट्रोल और डीजल का कम करें। तो इसके उपयोग करने के क्या लाभ हैं, जिससे कि इन पे यूज करने पे जोर दिया जाता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। कैसे क्या है, घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जा सकता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इनका तो उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है ये बता दिया, लेकिन क्यों किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रदूषणकारी नहीं होते, क्योंकि ये है जो प्रदूषणकारी नहीं होते हैं और ये एक स्वच्छ ईंधन है। तो सीएनजी क्या है, हमारा एक स्वच्छ ईंधन है, ये प्रदूषणकारी नहीं होता है। इसको यूज करने से जो है कार्बन उत्सर्जन कम होता है और हमारा वायु प्रदूषण नहीं होता। दूसरा एलपीजी देखते हैं। एलपीजी का उपयोग घरों में ईंधनों के रूप में किया जाता है। एलपीजी की ज्वाला में धुआं नहीं होता। जैसे कि आपने देखा, आपका जो सिलेंडर आता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घर पे गैस में यूज होता है, वो एलपीजी होती है। इससे आपने देखा इसमें धुआं नहीं निकलता। जब भी ये जलता है गैस में, बर्नर में आप चेक कीजिएगा, इसमें धुआं नहीं निकलता, इसलिए यह प्रदूषण नहीं फैलाती। यह एक स्वच्छ ईंधन है और इसकी संभाल करना भी आसान होता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। कौन सा उत्पाद लाया जाता है, बिटुमिन। पहले कोलतार लिया जाता था, आजकल जो है बिटुमिन उपयोग में लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार से बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। कई मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन मतलब लाख करोड़ों वर्ष पूर्व जो है हमारे क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम बने, कई बार बाढ़ें आई, तो उसमें दौरान क्या होता है, वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। उनके ऊपर फिर मृदा जमी, मृदा के ऊपर मृदा, तो उससे क्या हुआ, वो संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए और उनका ताप भी बढ़ता गया, उच्च ताप और उच्च ताप पर, उच्च दाब और उच्च ताप पर दो परिस्थितियां बनी वहाँ पे, उच्च दाब की और उच्च ताप की। पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। चूंकि उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर जो मृत पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। अब आप जानते हैं कि कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन जो होता है वो मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, अर्थात यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। हमने देखा कि ये जो प्रक्रम है कार्बनीकरण कहलाता है। तो हमने देखा कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। चूँकि बहुत सारे घने वन थे, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम पाए, बाढ़, भूकंप वगैरह, उसमें वन मृदा के नीचे दब गए, उनके ऊपर और अधिक मृदा जमती गई, जिसके कारण वो क्या हो गए, संपीड़ित मतलब वो दबते गए। और जैसे जैसे वे गहरे होते गए, वहाँ पर उनका ताप भी बढ़ता गया। दो परिस्थिति बनी, एक तो उच्च दाब की और एक उच्च ताप की, जिससे पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या हुआ, कोयले में परिवर्तित हो गए। तो कोयले में कार्बन होता है, आप जानते हैं। तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है, तो मृदा वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, अर्थात ये प्रक्रम कहलाएगा हमारा कार्बनीकरण। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या जो है हमारा पहला है तथा जीवाश्म है, दूसरा पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसमें कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन। आप यहाँ भर सकते हैं कोयला तथा
पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। दूसरा, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को उससे पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। इसका आंसर ये होगा। फिर तीसरे में वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक क्या होता है? CNG। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या होता है? CNG, जैसा कि आपको आंसर नीचे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। जब हम देख रहे हैं कि पहला है हमारा जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये सत्य है या असत्य है? यह असत्य है, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों को बनने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस कारण जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। अतः ये क्या होगा? असत्य होगा। इनको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। दूसरा, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक है। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। जैसा कि आप जानते हैं, CNG एक स्वच्छ ईंधन है और यह कम प्रदूषणकारी होता है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषण ईंधन है, ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, जो है असत्य। ठीक है। तीसरा है हमारे पास, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये सत्य है, क्योंकि कोक में क्या होता है? कार्बन का लगभग ये पूर्ण रूप से शुद्ध रूप होता है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट वाला, ये सत्य है या असत्य है? ये भी सत्य है, क्योंकि कोलतार में भी कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका से वह मिश्रण होता है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह असत्य है, क्योंकि मिट्टी का तेल भी हमें पेट्रोल परिष्करण के दौरान जो ही मिलता है, जिससे वो भी एक जीवाश्म ईंधन है। तो मतलब जब आप मिट्टी का तेल यूज करते हैं, केरोसिन का तेल जो होता है आप यूज करते हैं, केरोसिन जो कि घरेलू आपके राशन की दुकान पे मिलता है आपको, वो होता है जीवाश्म ईंधन। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? आप कैसे समझाएंगे कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं? जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के हैं। एक तो जो है समाप्त होने वाले, एक समाप्त नहीं होने वाले। तो जो भी जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले क्यों हैं? तो इसका आंसर देखेंगे हम। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन इसलिए हैं क्योंकि ये मृत जीवों के ईंधन से बनते हैं, मृत जीवों से बनते हैं, और इन्हें परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय मिल जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनको परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है मृत जीवों को जो है जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तन होने में। ये उपयोग करने से खत्म हो सकते हैं, दोबारा शीघ्र प्राप्त नहीं हो सकते, अतः हम इनको शीघ्रता से नहीं बना सकते। इसलिए ये वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि जो है समाप्त होने वाले संसाधन हैं, क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है और ये कुछ ही समय के लिए जो है हमारे पास उपलब्ध, कुछ 100 वर्षों के लिए अब बचे हुए हैं, इसलिए ये समाप्त होने वाले ईंधन हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक क्या है? जो कि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, पूर्ण रूप से शुद्ध रूप जिसे बोलते हैं हम। इसका आंसर होगा हमारे, यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। अगर क्वेश्चन आता है कार्बन का सबसे लगभग शुद्ध रूप है तो क्या है? कोक। यह विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। यह विद्युत और उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, और इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसके क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए कि पेट्रोलियम किस प्रकार से बनता है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन जैसा कि हम जानते हैं, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। किससे हुआ? समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। आपने देखा होगा कि तेल के जो कुएं होते हैं पेट्रोलियम निकालने के, वो समुद्रों में लगे होते हैं ज़्यादातर, जहाँ भी हमारे असम में है हाई राइज। ठीक है, जब ये जीव मृत हुए, समुद्र में रहने वाले जीव जब मृत हो गए तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, समुद्र की तली में जाकर जम गए, और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। उनके ऊपर रेत जाती रही, मिट्टी जाती रही, उसके द्वारा वो ढक गए। लाखों वर्षों में, कई लाखों वर्षों में, चूंकि वायु की अनुपस्थिति, वहाँ पे उच्च ताप बना और उच्च दाब बना, तो लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति
उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। पेट्रोल का निर्माण हुआ समुद्र में रहने वाले जीवों से, और ये इसकी पूरी प्रक्रिया थी। तो आपको ये सब जो है क्वेश्चन आशा कर रहे हैं कि याद हुए होंगे। अब प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करना है हमें। अब जैसा कि आप जानते हैं सभी, हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं। x अक्ष और y अक्ष, हमने यहाँ y ले लिया और यहाँ पे x अक्ष ले लिया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमें वर्ष कहाँ दिखाने थे, हमें x अक्ष पर। ये तो हो जाएंगे वर्ष, जैसे कि हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ वर्ष, ठीक है। हमारे जितने भी ईयर्स हैं हमने इस डायग्राम में दिखाए हुए हैं। और वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर, तो वर्ष में जो कमी प्रतिशतता है इसको हमने देखी यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, शॉर्टेज जो है इसमें दिखाया हुआ है। अब हम इसमें जो है एक आंकड़ा लेके या कॉलम लेके इसमें जो है मार्किंग कर लेंगे ईयर वाइज और कमी के परसेंटेज के वाइज, ठीक है। तो फिर हम जब भी इससे बनाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ बन के आएगा, इस प्रकार का। तो आप कर सकते हैं कोशिश ग्राफ बनाने की घर पे। जो आप ग्राफ लीजिए एक, और उसमें जो है एक्स एक्सिस पे आपको ईयर्स लिखने हैं और वाई एक्सिस पे आपको शॉर्टेज लिखनी है या कमी लिखनी है, और आपको इस प्रकार से ये ग्राफ बनाना होता है। जैसा कि इसमें दिया हुआ आप ऐसा भी बना सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे। प्रश्न संख्या है, क्या हम सभी अपने प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आपके मन में आता होगा कि हाँ, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? उत्तर क्या होगा? प्रकृति से मिले पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। दैनिक उपयोग में आने वाले पदार्थों का वर्गीकरण प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों में किया गया है। दो प्रकार से, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वायु, जल और सूर्य का प्रकाश है जिनका हम निरंतर उपयोग करते हैं। मतलब हम सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन असीमित उपयोग से क्या होगा? असीमित उपयोग से प्राकृतिक संसाधनों में से कुछ संसाधन ऐसे हैं जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जल आदि क्या हो सकते हैं, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो इनका अंधाधुंध दोहन करने से ये समय रहते खत्म हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं? आंसर होगा इसका नहीं। प्रयोगशाला में प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला मृत जीवों से नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इनका बनना एक बहुत ही धीमा प्रक्रम है और ये कई लाखों वर्षों में जाके बनते हैं। साथ ही इनका संचयन करोड़ों वर्षों की अवधि में हुआ, करोड़ों लाखों वर्षों की अवधि में हुआ है, और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो इनकी बनने की जो परिस्थितियां हैं वो प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। इस कारण से हम मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको जो है ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है। तो आपका हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल का नाम है साइंस लर्निंग 88। आप गूगल पे सर्च करें और इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।